दोस्तों नमस्कार, स्टडी टूर विद RSR चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम घटना सार करंट अर्धवार्ष की पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्ष की पढ़ना है। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021। दुनिया के 100 देशों का ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जारी किया गया। इसके अंतर्गत स्टार्टअप पर्यावरण के आधार पर देशों और शहरों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। 100 देशों की सूची में भारत को इस वर्ष 20वें स्थान पर रखा गया है, जबकि पिछले वर्ष 2020 में 23वें और 2019 में 17वें स्थान पर भारत को रखा गया था। इस सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले, ब्रिटेन दूसरे, इजराइल तीसरे स्थान पर है, यानी टॉप किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। शहरवार रैंकिंग में किसने टॉप किया है? तो आपका उत्तर होगा सैन फ्रांसिस्को। दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर है न्यूयॉर्क और तीसरे नंबर पर है बीजिंग, जो कि चीन का एक शहर है। कुल 1000 शहरों की सूची में भारत के 43 शहर शामिल हैं। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। टॉप 20 में बेंगलुरु शामिल है, नई दिल्ली शामिल है और मुंबई शामिल है। ठीक है, बेंगलुरु की रैंक कौन सी है? 10वीं है, दिल्ली की रैंक 14वीं है और मुंबई की 16वीं है। अब बात करते हैं एशिया पैसिफिक रीजन की। तो एशिया पैसिफिक रीजन में चीन को कौन सी रैंक मिली है? शीर्ष रैंक मिली है, चीन ने टॉप किया है। ग्लोबल रैंकिंग चीन की 7वीं है। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है और ऑस्ट्रेलिया की ग्लोबल रैंकिंग 9 है और भारत की ग्लोबल रैंकिंग क्या है? 20 है। और एशिया पैसिफिक में इसकी कौन सी रैंक है? 5th रैंक है, याद रखेंगे। अगला टॉपिक है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020। तो यह प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा, ITU के द्वारा। ITU वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा के लिए देशों की प्रतिबद्धता को मापता है। क्लियर? आगे बात करते हैं। वर्ष 2020 के सूचकांक में साइबर सुरक्षा की दृष्टि से अमेरिका शीर्ष पर है। इसके बाद ब्रिटेन और सऊदी अरब संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं, जबकि सूचकांक में तीसरा स्थान एस्टोनिया को मिला है। सूचकांक में भारत 37 स्थानों के सुधार के साथ 10वें स्थान पर आ गया है। तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत ने 37 स्थानों का सुधार कर 10वें स्थान को प्राप्त किया है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। आगे आप चीन और पाकिस्तान की रैंक देख सकते हैं। चीन को 33वें स्थान पर रखा गया है, वहीं पाकिस्तान को 79वें स्थान पर रखा गया है। भारत की रैंक आपको याद है 10वीं है। क्लियर? अगला टॉपिक है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021। यह प्रत्येक वर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है मुख्य रूप से SDSN के द्वारा, सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, इसके साथ आप चाहें तो याद रख सकते हैं बर्टल्समैन स्टीफन भी इसमें शामिल है। इस रिपोर्ट के तहत जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021 में कुल 165 देशों को 17 वैश्विक लक्ष्यों के मामले में उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में शामिल शीर्ष 5 देश देख लेते हैं। तो पहले नंबर पर किसने टॉप किया है? तो देश है फिनलैंड, दूसरे नंबर पर स्वीडन, तीसरे नंबर पर डेनमार्क, चौथे नंबर पर जर्मनी, फिर बेल्जियम। आपको मुख्य रूप से फिनलैंड को ही याद रखना है। आगे बात करते हैं भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 120वां स्थान, जो भारत के लिए अच्छा नहीं है। पिछले वर्ष इसकी रैंक कितनी थी? 2020 में थी 117वीं। ठीक है, तो पिछले वर्ष की रैंकिंग भी याद रखा करिए। कई बार परीक्षाओं में पिछले वर्ष की रैंकिंग ही पूछी जाती है। क्लियर हो गया? भारत के पड़ोसी देशों में आप रैंकिंग देख सकते हैं। तो भारत की रैंक अगर पाकिस्तान को छोड़ दे तो सबसे खराब है। चीन की रैंक भारत से बेहतर है, 57 है। भूटान की 75 है। श्रीलंका की 87 है। नेपाल की 96, बांग्लादेश की 109, भारत की 120वीं है। केवल पाकिस्तान भारत से पीछे, उसकी रैंक 129वीं है, 129 है। ठीक है, ब्रिक्स देशों में भारत की स्थिति देखें तो भारत चीन के अलावा रूस 46वें, ब्राजील 61वें, दक्षिण अफ्रीका सूचकांक में 107वें स्थान पर है। क्लियर हो गया? अगला टॉपिक है 47वां G7 शिखर सम्मेलन 2021। दुनिया के सबसे अमीर 7 देशों का 47वां G7 शिखर सम्मेलन 11 से 13 जून 2021 के बीच दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में समुद्र के किनारे बने कॉर्बिस वे कॉर्नवाल में संपन्न हुआ। इसकी मेजबानी इंग्लैंड के द्वारा हुई। तो इस पे ध्यान रखना है। थीम क्या है? थीम है बिल्डिंग बैक बेटर। ठीक है, बिल्डिंग बैक बेटर की थीम के साथ आयोजन किया गया 47वें G7 शिखर सम्मेलन का। इसकी मेजबानी इंग्लैंड के द्वारा की गई। ठीक है, मेजबान देश ब्रिटेन ने वर्ष 2021 के G7 शिखर सम्मेलन में
भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया। इन्हें संयुक्त रूप से डेमोक्रेसी 11 कहा गया। तो ये निबंध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे और ये पूछा भी जा सकता है, ठीक है। किन 4 देशों को मिलाकर डेमोक्रेसी 11 कहा गया? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लेने वाले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से वैश्विक रूप से निपटने के लिए वन अर्थ वन हेल्थ का नारा दिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इसको याद रखेंगे, ऐसे में जरूर इसका प्रयोग करेंगे यदि हेल्थ रिलेटेड कोई ऐसे आता है, जिसे जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने अपना पूर्ण समर्थन दिया। इस नारे के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी को देखते हुए G7 समूह के देशों से कोविड-19 टीकों के लिए पेटेंट सुरक्षा को हटाने की मांग की, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के पहले आउटरीच सत्र में हिस्सा लिया। वह बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्गर हेल्थ सत्र के प्रमुख वक्ता रहे। तो इस सत्र का नाम याद रखेंगे, बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्गर हेल्थ, ठीक है। यह सत्र कोरोना महामारी से वैश्विक रिकवरी और भविष्य की महामारियों के खिलाफ लचीलापन को मजबूत करने पर केंद्रित था। क्लियर रहेगा? आगे बात कर लेते हैं G7 के बारे में। तो 7 विकसित लोकतांत्रिक देशों के समूह G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो आपका उत्तर होगा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जापान, इटली और जर्मनी, ठीक है। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो इसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी, लेकिन तब इसमें 6 देश इसके हिस्सा थे। 1976 में कनाडा इसमें शामिल हुआ। 7 सदस्यों के होने के बाद इसे ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 कहा जाने लगा। हालांकि 1998 में रूस इस ग्रुप में समूह में शामिल हो गया था, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद उसे बाहर कर दिया गया। जब रूस इसमें शामिल था तो G7 को G8 कहा जाता था, ग्रुप ऑफ 8 कहा जाता था, लेकिन 2014 के बाद पुनः ये G7 बन गया है। क्लियर हो गया? अगला टॉपिक देखते हैं। जमशेदजी टाटा 100 वर्षों में दुनिया के सबसे बड़े दानदाता, यानी पिछली शताब्दी के सबसे बड़े दानदाता कौन है? जमशेदजी टाटा। हुरून और एडेलगिव फाउंडेशन द्वारा तैयार तथा 23 जून 2021 को जारी एडेलगिव हुरून फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी नामक रिपोर्ट में टॉप 50 दानियों की सूची में भारतीय उद्योग जगत के पितामह व टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी नुसीरवानजी टाटा शीर्ष स्थान पर हैं। जमशेदजी को 100 वर्षों में सबसे बड़ा दानदाता चुना गया है। तभी मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलती रहती हूँ कि आप टाटा के प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी दिया करिए। छोटे छोटे प्रोडक्ट्स लीजिए, उनके मसाले लीजिए, उनके नमक लीजिए, और जब आप नौकरी पा जाएं तो कार भी टाटा की ही लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जमशेदजी नुसीरवानजी टाटा का नाम गलत लिखा हुआ है, नुसीखा निजी लिखा है, इसको करेक्ट कर लीजिए, नुसीरवानजी है, ठीक है। जमशेदजी द्वारा स्थापित टाटा समूह 102 अरब डॉलर परोपकार में दे चुका है। करीब 75.70 खरब करोड़ अरब खरब की बात खराब आता, सोचिए कितना अधिक ये पैसा दे चुके हैं, दान कर चुके हैं परोपकार के कार्यों के लिए। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाने वाला टाटा समूह के जमशेद सूची में दान देने में दुनिया के अन्य उद्योगपतियों से काफ़ी आगे हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, जिन्होंने 74.6 अरब डॉलर का दान दिया है, ठीक है। दूसरे कौन से भारतीय शामिल है, हमें बस उन्हें जानना है। तो दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर भारतीय उद्योगपति अजीम प्रेमजी हैं, इन्हें 12वां स्थान मिला है, ठीक है। अडानी और अंबानी इसका नाम दूर दूर तक इस लिस्ट में देखने को नहीं मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर कौन है? अजीम प्रेमजी हैं। पहले नंबर पर 12वें नंबर पर हैं अजीम प्रेमजी। दूसरे नंबर पर बिल गेट्स एंड मिलिंडा गेट्स हैं। पहले नंबर पर उद्योग जगत के पितामह जमशेदजी नुसीरवानजी टाटा हैं। क्लियर हो गया? अगला टॉपिक देखते हैं। लोकप्रिय नेताओं की सूची में मोदी शीर्ष पर। अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जून 2021 में जारी एक सर्वे रिपोर्ट में दुनिया के शीर्ष नेताओं की सूची में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर हैं, ठीक है। मोदी की लोकप्रियता 100 में 66% अंक मिले हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन जैसे कुछ अन्य विश्व नेताओं की तुलना में अधिक है। हालांकि सर्वे में बताया गया कि पिछले 1 साल में मोदी की लोकप्रियता में गिरावट आई है। पिछले साल 84% लोगों ने मोदी को सबसे लोकप्रिय नेता माना था, और इस वर्ष 84 से ये ग्राफ कितना गिर गया है? पहुंच गया है 66% पर, ठीक है।
तो विश्व के कुछ 10 प्रमुख नेताओं के, लोकप्रिय नेताओं के आप चाहें तो नाम देख सकते हैं। मुख्य रूप से पहले नंबर पर नरेंद्र मोदी हैं, तो उनको याद रखेंगे। दूसरे नंबर पर इटली के प्रधानमंत्री हैं मारियो द्राघी, ठीक है, जिनको 65% लोग मानते हैं कि ये हमारे लोकप्रिय नेता हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें जो बाइडेन की, अमेरिका के राष्ट्रपति की, तो इनको 6वें स्थान पर रखा गया है, 53% लोग ऐसा मानते हैं। तो बस इतना ही याद रखिए, इतना सफिशिएंट है। आगे बात करते हैं नाटो की 31वीं औपचारिक शिखर बैठक के बारे में। नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नाटो के शासनाध्यक्षों की 31वीं औपचारिक शिखर बैठक 14 जून 2021 को ब्रुसेल्स, बेल्जियम में आयोजित हुई। तो बस आपको इतना ही याद रखना है। बात करें नाटो की, तो नाटो 30 यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है, जिसमें सामूहिक रक्षा की एक प्रणाली शामिल है, जहां स्वतंत्र सदस्य देश बाहरी पक्ष द्वारा किसी भी हमले के मामले में आपसी रक्षा के लिए सहमत होते हैं। यानी जो 30 देश इसमें 30 देश जो शामिल हैं, इसमें से किसी एक पर भी आक्रमण होता है तो 29 अन्य देश होंगे, वे मानेंगे कि आक्रमण हम पर भी किया गया है, ठीक है। तो ये सब क्या करेंगे, रक्षा के लिए सहमत रहेंगे। याद हो गया। आगे बात करते हैं, मूलतः नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में 12 सदस्य देश थे, जो अब बढ़कर 30 हो गए हैं। संगठन का सबसे नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? उत्तरी मैसेडोनिया है, जिसने सदस्यता कब प्राप्त की थी? 27 मार्च 2020 को। तो ये भी करंट अफेयर है, इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। 30वां अंतिम जो सदस्य देश बना है नाटो का, वह कौन बना है? उत्तरी मैसेडोनिया। क्लियर हो गया। अगला टॉपिक है, चीन ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध। तो इतना ही याद रखिए, चाहे तो थोड़ा सा पढ़ के बता देते हैं। चीनी सरकार ने ऊर्जा उत्पादन शुरू करने के लिए आधिकारिक तौर पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बेहतन बांध की पहली 2 उत्पादक इकाइयों को जून 2021 के आखिरी सप्ताह में चालू कर दिया। यह बांध दक्षिण पश्चिम चीन में जिन्सा नदी पर बनाया गया। तो जीएस का एक प्रश्न बन जाता है कि जिन्सा नदी किस देश में बहती है? तो आपका उत्तर होगा चीन, ठीक है। इसकी लंबाई याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चीन की यांगजी नदी पर स्थित थ्रोगोजिस डैम दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम है। तो ये भी एक जीएस का प्रश्न मिल गया। कौन सा है दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम? तो नाम है थ्रोगोजिस डैम, जो कहाँ पर है? जो स्थित है चीन की यांगजी नदी पर, ठीक है। इसका परिचालन कब शुरू हुआ था? संचालन शुरू हुआ था 2003 में। क्लियर हो गया। तो आपको मुख्य रूप से याद करना है कि चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है, बस इतना याद रखेंगे। इसके साथ जिन्सा नदी याद रखेंगे और सबसे बड़े हाइड्रो पावर डैम जिसका नाम है थ्रोगोजिस डैम, इसका भी नाम याद रखेंगे। अब बात करते हैं वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के बारे में। तो ब्रिटेन स्थित चैरिटेबल फाउंडेशन CF ने जून 2021 में वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 जारी किया। इस इंडेक्स में दुनिया के 114 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है, ठीक है। इस सूचकांक में कुछ मानक रखे गए हैं, मापदंड रखे गए हैं। किसी अजनबी की मदद, ठीक है, पहला मापदंड है। दूसरा है किसी चैरिटी के लिए आर्थिक अनुदान और किसी संस्था के लिए स्वैच्छिक समयदान। तो ये 3 मानदंड हैं। इन्हीं के आधार पर 114 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। 114 देशों की वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में जहां शीर्ष दानशील होने वाला का सम्मान किसे मिला है? इंडोनेशिया को मिला है। तो देखिए इतने बड़े बड़े रिच कंट्रीज हैं, इतने अमीर देश हैं। अमीरी आपकी डिपेंड नहीं करती है आप दिल से कितने अमीर हैं, ये मैटर करता है। तो इसमें देखिए टॉप किया है इंडोनेशिया ने, ठीक है, जबकि अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों का पहला स्थान है ही नहीं, ठीक है। याद रखना है सबसे कम दानशील देश कौन सा है? जापान है, 114वां। क्लियर हो गया। तो सबसे अधिक दानशील कौन है? इंडोनेशिया। सबसे कम जापान है। भारत को इसमें 14वें स्थान पर रखा गया है, मुख्य रूप से आप याद रखेंगे। अमेरिका को कौन सा स्थान मिला है देख लेते हैं एक बार। अमेरिका को रखा गया है 19वें स्थान पर, ब्रिटेन को 22वें स्थान पर और भारत को रखा गया है कौन से स्थान पर? 14वें स्थान पर। क्लियर हो गया, ठीक है। सबसे अधिक दानशील देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। फिर दूसरा नंबर केन्या का है और तीसरा नंबर नाइजीरिया का है। सबसे कम दानशील कौन है? जापान है। भारत का स्थान 14वां है, अमेरिका का स्थान 19वां है, ब्रिटेन का 22वां है। याद हो गया। भारत के पड़ोसी देशों में आप देख सकते हैं, तो भारत के पड़ोसी देश में नेपाल का जो स्थान है वो ठीक है 27वां है, श्रीलंका का 63 है, बांग्लादेश का 69 है, चीन का 95 है, पाकिस्तान का 107वां है। तो इनको खुद के खाने के लाले पड़े हैं, कैसे किसी को दान देंगे।
आगे बात करते हैं ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021 के बारे में। तो लंदन स्थित संस्था नाइट फ्रैंक द्वारा जून 2021 में नवीनतम शोध रिपोर्ट ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 जारी किए गए। तो ये बहुत मुश्किल है ये पूछा जाए। भारत में वर्ष 2021 की पहली तिमाही के दौरान मकानों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। इसी के कारण भारत की जो ग्लोबल प्राइस इंडेक्स में रैंकिंग है उसमें गिरावट आई है, 12 स्थान पिछड़ कर है 55वें स्थान पर पहुंच गई है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से आधार बना जाता है कि जो मकान है उनका क्या प्राइस चल रहा है। तो भारत का इस बार क्या स्थान है, 55वां स्थान है। कितने स्थान की गिरावट दर्ज की है, 12 स्थान की। क्लियर। ग्लोबल रैंकिंग में टॉप किसने किया है, तो आपका उत्तर होगा टर्की ने किया है। इस रैंक में जो न्यूजीलैंड है इसे दूसरे स्थान पर रखा गया है, लग्जमबर्ग को तीसरे स्थान पर रखा गया है। सबसे निम्न प्रदर्शन करने वाला कौन सा देश है, तो आपका उत्तर होगा स्पेन। क्लियर हो गया, यानी यहाँ पे सबसे कम वृद्धि हुई है घरों की कीमतों में। कितनी इवन गिरावट दर्ज की गई है, कितनी 1.8% की। ठीक है, याद रखेंगे। भारत का रैंक कितना है, भारत का रैंक है 55। पिछली बार कितनी रैंकिंग थी, पिछली बार थी 43। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला टॉपिक देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2021। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा, ये कहाँ पर स्थित है, सिडनी में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया के 163 स्वतंत्र देशों और क्षेत्रों पर आधारित वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी की गई। 163 देशों के वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में जहां यूरोपीय देश आइसलैंड को शीर्ष स्थान मिला है, 2008 से लगातार ये शीर्ष स्थान को प्राप्त कर रहा है। वहीं एशियाई देश अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे अशांतिपूर्ण देश बना हुआ है। इस सूचकांक में भारत वर्ष 2020 की अपनी रैंकिंग में 2 स्थान का सुधार कर दुनिया का 135वां सबसे शांतिपूर्ण देश है। दक्षिण एशिया में यानी साउथ एशिया में जो इसकी रैंकिंग है इस बार ये कौन सी है, 5वीं है। याद रखेंगे इस वर्ष की रैंक क्या है भारत की, ग्लोबल रैंकिंग क्या है, तो 135वीं है। आगे 5 सर्वाधिक शांतिपूर्ण देशों की लिस्ट दे रखी है, 5 सबसे कम शांतिपूर्ण देशों की लिस्ट दे रखी है। पहला और आखिरी याद रखिए, उतना ही सफिशिएंट है। आप चाहें तो देख सकते हैं लेकिन इतना ज़्यादा आपको याद रहेगा नहीं। देख सकते हैं आइसलैंड पहले नंबर पर है, जैसा हमने पहले बताया। न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर है, फिर डेनमार्क है, फिर पुर्तगाल है, फिर स्लोवेनिया है। सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा है, अफगानिस्तान, यमन, सीरिया, दक्षिणी सूडान और इराक। क्लियर हो गया। सूचकांक में शामिल भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति देखें तो सूचकांक में शामिल भारत के पड़ोसी देशों भूटान, नेपाल दक्षिण एशिया में क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर। दक्षिण एशिया में अगर सबसे शांतिपूर्ण देश है तो वह भूटान है, बिल्कुल सही भी है। फिर नेपाल को दूसरा स्थान मिला है। बांग्लादेश को वैश्विक स्तर पर 91वें स्थान पर रखा गया है, जबकि दक्षिण एशिया में इसको तीसरे स्थान पर रखा गया है। श्रीलंका को ग्लोबल रैंकिंग 95 मिली है और दक्षिण एशिया में चौथे स्थान पर रखा गया है। पाकिस्तान को 150वां स्थान मिला है ग्लोबल में। ठीक है, विश्व भर में इसको स्थान 150वां मिला है। दक्षिण एशिया में 6ठे स्थान पर है। भारत दक्षिण एशिया में कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। ग्लोबल रैंकिंग भारत की कितनी है, 135 है। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD द्वारा 17 जून 2021 को विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स नामक रिपोर्ट जारी की गई। इस सूचकांक में भारत लगातार तीसरे वर्ष 64 देशों में 43वें स्थान को बनाए रखा है। रिपोर्ट में कहा गया कि नई दिल्ली ने शासन में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। तो ये है महत्वपूर्ण लाइन, इसको याद रखेंगे। भारत का इस वर्ष भी स्थान कितना है, 43वां है। पिछले वर्ष यानी 2020 में भी 43 था, 2019 में भी 43वां ही स्थान था। सूचकांक में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है, उसके बाद स्वीडन दूसरे, डेनमार्क तीसरे, नीदरलैंड चौथे और सिंगापुर 5वें स्थान पर है। वैश्विक प्रतिभा के मामले में स्पर्धा को मापने वाले सूचकांक में दुनिया के 64 देशों को शामिल किया गया था। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है, 43 है। आगे बात करें तो सूचकांक में जो UAE है उसको 9वें स्थान पर रखा गया, अमेरिका को 10वें स्थान पर रखा गया है, ब्रिटेन को 18वें स्थान पर रखा गया है। तो बस इतना सफिशिएंट है। ब्रिक्स देशों में भारत की स्थिति देखते हैं तो ब्रिक्स देशों में चीन को कौन सा स्थान मिला है, 16वां स्थान मिला है। भारत का 43rd है रैंक, रूस का 45 है, ब्राज़ील का 57 है, दक्षिण अफ्रीका को 62वें यानी 62वें प्लेस पर रखा गया है। क्लियर हो गया।
आप चाहें तो मापदंड, जो इनके मानदंड हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जिनके आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है, तो उनको देख सकते हैं कौन कौन से हैं। आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता और बुनियादी ढांचा। क्लियर। ये पुनः एक लिस्ट लिख दी है जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक है विश्व के परमाणु हथियारों पर सिप्री रिपोर्ट 2021। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट में सिप्री कहते हैं, इसने जून 2021 में ईयर बुक 2021 जारी किया। इसमें विश्व के परमाणु हथियारों पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार परमाणु शक्ति संपन्न देश परमाणु हथियारों को पहले से अधिक घातक बना रहे हैं। भारत, पाकिस्तान, चीन लगातार अपने परमाणु हथियारों में वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है। तो आप एक लिस्ट देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो परमाणु हथियार किसके पास है, तो कौन सा देश है वो है रूस। दूसरे नंबर पर अमेरिका को रखा गया है। दूसरा जो देश है जिसके पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं वह अमेरिका है। भारत में आप देख सकते हैं पिछले वर्ष 150 थे, इस बार 156 हैं। पाकिस्तान ने हमसे भी ज़्यादा बढ़ाए। ठीक है। इनके कितने हैं, इनके 165 हैं, देख सकते हैं। भारत के 156 हैं और इनके पास 165 है। भले ही खाने को ना हो, लेकिन हथियार और आतंकवाद का पोषण करने के लिए इनके पास सभी प्रकार के मेजर्स होने चाहिए। तो पिछले वर्ष पाकिस्तान के 160 थे यानी 2020 में, और इस वर्ष जो रिपोर्ट जारी की गई उसके अनुसार इस वर्ष इनके पास 165 हैं। भारत के पास 150 थे, 156 हैं। अगर देखा जाए किसने बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया, जैसे जस की तस जिसकी स्थिति है, तो दो देश हैं उसमें मुख्य रूप से। तो है आपका फ्रांस और दूसरे नंबर पर है आपका इजराइल। इजराइल के पास पहले भी 90 थे, अब भी 90 हैं, और सेम फ्रांस के साथ इनके साथ 290 थे और पुनः इनके पास 290 ही हैं। ठीक है। और सर्वाधिक वृद्धि आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, सर्वाधिक वृद्धि किस देश ने की है। तो सर्वाधिक वृद्धि की है चीन ने। ठीक है। 320 थे, अब 350 हो गए हैं। सबसे ज़्यादा किसके पास है, रूस के पास है। दूसरे नंबर पर अमेरिका है। सबसे ज़्यादा वृद्धि किसने की है एक साल में, तो चीन ने की है। किन देशों के, दो देशों के समान है, तो फ्रांस और इजराइल के समान है। भारत के पास 156 है। भारत ने भी बढ़ोतरी की है, इसके पास पिछले वर्ष 150 थे। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार भारत से ज़्यादा हैं, याद रखेंगे। ठीक है। अगला टॉपिक है अति राष्ट्रवादी नेता नफ्ताली इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने। इजराइल के उग्र राष्ट्रवादी नेता नफ्ताली बेनेट ने 13 जून 2021 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। उसके साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू 12 साल चले कार्यकाल का इनका अंत हो गया। इनके पहले कौन थे, नफ्ताली के पहले तो आप जानते हैं बेंजामिन नेतन्याहू थे। लगातार 12 वर्ष से ये वहाँ के प्रधानमंत्री बने हुए थे। ठीक है। अब कौन बन गए हैं, अब बन गए हैं नफ्ताली, याद रखेंगे। इसके साथ अगर आप जानना चाहें तो नफ्ताली 2 साल के लिए प्रधानमंत्री बने हैं। इसके बाद 2023 से लोकप्रिय पत्रकार रहे यार लिपिड को सत्ता मिलेगी। ठीक है। इनकी गठबंधन की सरकार है, तो 2 और 3 साल में बांट लिया गया। 2 साल के लिए बने प्रधानमंत्री नफ्ताली। ठीक है। 2023 के बाद कौन बनेंगे प्रधानमंत्री, तो वो बनेंगे यार लिपिड, याद रहेगा। अगला टॉपिक देखते हैं कॉर्सेरा की ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021। 9 जून 2021 को कॉर्सेरा द्वारा जारी ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत की वैश्विक स्तर पर 67वीं रैंक मिली है। रिपोर्ट के अनुसार कुल मिलाकर भारत प्रत्येक डोमेन में मध्य रैंकिंग के अंतर्गत 38% दक्षता के साथ वैश्विक स्तर पर 67वें स्थान पर है। यानी भारत को कौन सा स्थान मिला है इस रिपोर्ट में, तो इस रिपोर्ट में मिला है 67वां स्थान। इसके साथ ही व्यापार में 55वां, टेक्नोलॉजी और डेटा साइंस में कौन सा मिला है, 66वां स्थान भारत को मिला है। इसके साथ आप नोट कर सकते हैं स्किल रिपोर्ट 2021 में शीर्ष रहने वाले 3 देश क्रमशः हैं स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और ऑस्ट्रेलिया। भारत की रैंक 67वीं है किस रिपोर्ट में, स्किल रिपोर्ट में, जो किसके द्वारा जारी की गई है, कॉर्सेरा के द्वारा। क्लियर हो गया। अगला टॉपिक है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। इसकी हम क्यूएस की जो बाय सब्जेक्ट रैंकिंग थी वो वीडियो नंबर 1 या 2 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखा है वीडियो 1 और 2 तो आपको जो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लंदन स्थित क्वार्केली साइमंड्स द्वारा 9 जून 2021 को जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के शीर्ष 200 संस्थानों में भारत के 3 संस्थानों को स्थान मिला है। इसमें आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बेंगलुरु शामिल हैं। क्यूएस की रैंकिंग में 22 भारतीय विश्वविद्यालयों को शीर्ष 1000 में स्थान मिला है। याद रखेंगे क्यूएस की विश्व रैंकिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को सर्वोत्तम रिसर्च यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है।
तो दिस टाइम इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, इसको ज़्यादा याद रखेंगे, ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। रैंकिंग तो वैसे भी आपको पता है, प्रत्येक वर्ष IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IISc बेंगलुरु इसी प्रकार से इनको रैंकिंग मिलती है। लेकिन इस बार जो है वो रिसर्च यूनिवर्सिटी का दर्जा सबसे अच्छा किसे मिला है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को। इस श्रेणी में फैकल्टी के साइंटेशन को आधार बनाया गया है, जिसमें संस्थान को 100 में से 100 अंक प्राप्त हुए हैं। क्लियर हो गया? आगे बात करें तो ग्लोबल में किसने टॉप किया है? तो ग्लोबल में टॉप किया MIT ने, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने, जो कि अमेरिका की एक इंस्टीट्यूट है। क्लियर हो गया? अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021। वैश्विक संगठन अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा 18 मई 2021 को 57वां अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, जारी किया गया। सूचकांक में ऊर्जा बाजार, प्रौद्योगिकी आदि विशिष्ट संकेतकों के आधार पर 40 देशों को उनके अक्षय ऊर्जा निवेश, आकर्षण एवं नियोजन अवसर पर शामिल किया गया है। इस सूचकांक में अमेरिका को शीर्ष स्थान मिला है, ठीक है, वहीं चीन को दूसरा स्थान मिला है, भारत को तीसरा स्थान मिला है। तो इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा, ठीक है। इसके साथ नोट करेंगे भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि 2030 तक हमें कितना गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करनी है, तो आपका उत्तर होगा 450 गीगावाट। या ईयर भी पूछ सकते हैं, तो ईयर भी याद रखेंगे 2030। क्लियर हो गया? अगला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए 5 अस्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के दौरान 11 जून 2021 को अल्बानिया, ब्राज़ील, गेबोन, घाना, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के 5 नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया, ठीक है। इसके साथ आगे देखते हैं। चुने गए सदस्यों में अल्बानिया एकमात्र ऐसा देश है जिनका UN सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में पहली बार चुनाव हुआ है, यानी अल्बानिया पहली बार चुना गया है UNSC के अस्थायी मेंबर के रूप में। आगे बात करते हैं नवनिर्वाचित सदस्य देशों के अलावा सुरक्षा परिषद के अन्य अस्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 तक रहेगा। तो भारत का कार्यकाल जरूर याद रखिएगा, यही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करें सुरक्षा परिषद में, आप जानते हैं 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी हैं। कौन कौन से हैं? अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है, जिनके लिए क्षेत्रीय आधार पर प्रत्येक वर्ष चुनाव होता है और कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, ठीक है। तो भारत का कार्यकाल कब खत्म होगा? 31 दिसंबर 2022 को, यानी पिछले वर्ष ये शुरू हुआ होगा। क्लियर हो गया? सॉरी, इसी वर्ष शुरू हुआ होगा। आगे बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू की पहली एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद। भारत का इस साइबर सुरक्षा परिषद में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए परीक्षा की दृष्टि से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो एक बार पढ़ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा हाल ही में पहली एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद की शुरुआत की गई। इस परिषद में ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड के नीति निर्माता प्रभावशाली लोग शामिल हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021। अप्रैल 2021 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने फेसबुक के साथ संयुक्त रूप से समावेशी इंटरनेट सूचकांक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 जारी किया। तो आपको याद रखना है किसके साथ मिलकर? फेसबुक के साथ मिलकर। इस सूचकांक को तैयार करने के लिए 120 देशों का सर्वेक्षण किया गया, जो वैश्विक GDP के 98%, वैश्विक आबादी के 96% का प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये स्टेटमेंट में देकर इस तरह के प्रश्नों को पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं समग्र सूचकांक स्कोर 4 मापदंडों स्टैंडर्ड्स पर आधारित है। किन किन पर? उपलब्धता, वहन योग्यता, प्रासंगिकता और तत्परता पर। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में जहां स्वीडन शीर्ष स्थान पर है, वहीं अफ्रीकी देश बुरुंडी अंतिम स्थान पर है, ठीक है। स्वीडन के बाद सूचकांक में क्रमशः अमेरिका, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग का स्थान है, यानी पहला स्थान स्वीडन को मिला, दूसरा स्थान किसको मिला है? अमेरिका। क्लियर हो गया? और तीसरा स्थान स्पेन को मिला है। आगे बात करते हैं इस सूचकांक में भारत को थाईलैंड के साथ संयुक्त रूप से 49वें स्थान पर रखा गया है, यानी 49th पोजीशन पे 2 देश हैं। कौन कौन से? भारत और थाईलैंड। भारत के पड़ोसी देशों में देखें तो श्रीलंका को 77 रैंक प्राप्त हुई है, नेपाल को 83, पाकिस्तान को 90,
सूचकांक में बुरुंडी जहां 120वें स्थान पर है, वहीं लाइबेरिया 119वें स्थान पर है। तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं याद रखना, बस याद रखिए टॉप पर कौन है। टॉप पर है आपका स्वीडन, शीर्ष पर है। दूसरा नंबर अमेरिका का है। भारत 49वें नंबर पर है। भारत के साथ अपनी रैंक कौन शेयर करता है? थाईलैंड करता है। अंतिम स्थान किसे मिला है? बुरुंडी को मिला है। क्लियर हो गया। अगला टॉपिक है भारत व यूरोपीय संघ के नेताओं का वर्चुअल समिट। 8 मई 2021 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय संघ के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के साथ शिखर बैठक की। इस शिखर बैठक में हिस्सा लेने मोदी को पुर्तगाल जाना था, लेकिन देश में कोविड-19 के संक्रमण को दूसरी लहर के कारण उत्पन्न संकट के कारण यात्रा स्थगित कर दी गई। तो पहली बात तो इस तरह से नहीं लिखना चाहिए मोदी को, अब हमारे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी बाकायदा इनको लिखा जाना चाहिए। बहुत गलत तरीका है ये लिखने का। खैर आगे बात करते हैं। वर्चुअल माध्यम से आयोजित भारत व यूरोपीय संघ की 16वीं बैठक का आयोजन पुर्तगाल द्वारा किया गया। वर्तमान में पुर्तगाल यूरोपीय संघ का अध्यक्ष है। तो मुख्य रूप से आपको यही याद रखना है, ठीक है। भारत ने इसको वर्चुअली ज्वाइन किया और पुर्तगाल इसका आयोजन करता है, ठीक है, क्योंकि वर्तमान में यूरोपीय संघ का अध्यक्ष कौन है? आपका पुर्तगाल ही है। आगे बात करते हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री चार्ल्स मिशेल के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार इस बैठक में हिस्सा लिया। यह पहली बार है कि यूरोपीय संघ ने भारत के साथ EU+27 प्रारूप में इस बैठक की मेजबानी की। तो बहुत बड़ी बात है, भारत के लिए गर्व की बात है, भारत को EU में मेजबानी करने का मौका मिला। दोनों पक्षों द्वारा चर्चा में शामिल प्रमुख विषय थे विदेश नीति, सुरक्षा, कोविड-19, जलवायु, पर्यावरण, व्यापार, कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी। आगे बात करते हैं। बैठक दौरान भारतीय वित्त मंत्रालय और यूरोपीय निवेश बैंक द्वारा पुणे मेट्रो रेल परियोजना के लिए 150 मिलियन यूरो के वित्त अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इतना ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। भारत ब्रिटेन आभासी शिखर सम्मेलन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके समकक्ष ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच 4 मई 2021 को आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। दोनों नेताओं ने शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और ब्रिटिश संबंध को नई ऊंचाई के लिए एक महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय रोड मैप प्रस्तुत किया, जिसे रोड मैप 2023-30 कहा गया। तो ये मुख्य रूप से आंसर राइटिंग के लिए, यूपीपीसीएस के लिए जो आंसर राइटिंग करेंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। एक महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय रोड मैप प्रस्तुत किया गया, जिसका नाम दिया गया है रोड मैप 2030। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं कुछ याद पढ़ने लायक है कि नहीं। रोड मैप के अंतर्गत सहयोग के 5 क्षेत्र चिन्हित किए गए। इसमें नागरिक से नागरिक संबंध, व्यापार व सुरक्षा, रक्षा, जलवायु व स्वास्थ्य शामिल है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश यात्रा। कोरोना संक्रमण के बीच 1 वर्ष से भी अधिक समय के अंतराल के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा 26-27 मार्च 2021 को बांग्लादेश में की। बंगबंधु की जन्मशती वर्ष के साथ साथ बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सेदारी के लिए 2 दिन की यात्रा उन्होंने 26 और 27 मार्च को की। तो ये डेटें पूछी जा सकती हैं, क्योंकि बांग्लादेश के लिए एक बड़ा अवसर था और बांग्लादेश ने किसको उसमें बुलाया था, क्योंकि उनकी आज़ादी में मुख्य रूप से सहयोग भारत का है। 1971 में जो बांग्लादेश का मुक्ति आंदोलन था उसमें भारत ने हिस्सा लिया था। भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को मुक्त कराया था। ठीक है, इसीलिए भारत को मेहमान के तौर पर बुलाया गया था। तो ये डेट ज़रूर याद रखिएगा, 26 और 27 मार्च। ठीक है, अपनी यह पहली ही विदेश यात्रा नए वीवीआईपी बोइंग 777 विमान द्वारा मोदी जी ने की। इस यात्रा के तहत उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ श्री मोदी 26 मार्च को ढाका पहुंचे, जहां उनकी अगवानी मेजबान प्रधानमंत्री शेख हसीना ने की। ठीक है, तो मुख्य रूप से इतना याद रखेंगे। आगे देख सकते हैं, बंगबंधु बापू म्यूजियम का उद्घाटन भी उन्होंने इस अवसर पर किया। तो आपको याद रखना है कहाँ पर है ये बंगबंधु बापू म्यूजियम, तो ये कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नरेंद्र मोदी ने भारत बांग्लादेश की मैत्री को और अधिक मजबूत बनाने का विश्वास दिलाते हुए कहा कि 21वीं सदी में अगले 25 वर्ष की यात्रा दोनों ही देशों के लिए महत्वपूर्ण है तथा दोनों के समक्ष एक समान जो हैं वो चुनौतियाँ हैं। ठीक है, इस अवसर पर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, ये फादर ऑफ बांग्लादेश कहलाते हैं। इस अवसर पर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के लिए घोषित वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार श्री नरेंद्र मोदी ने उनकी
पुत्रियों शेख हसीना, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, दूसरी बेटी शेख रेहाना को भेंट किया। तो ये देखिए, एक प्रश्न मिल गया आपको। 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किस को प्रदान किया गया, किस विदेशी को प्रदान किया गया? तो आपका उत्तर होगा बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। एक भारतीय को भी प्रदान किया गया, कमेंट बॉक्स में आप उनका नाम बताएंगे। क्लियर हो गया? अगला क्या है टॉपिक इसमें पढ़ने लायक, आगे देखते हैं। तीस्ता नदी जल बंटवारे के मुद्दे पर 2011 से बनी सहमति के आधार पर बने तीस्ता जल समझौते को लागू करने की मांग शेख हसीना ने कि इस मामले में सभी संबंधित पक्षों से परामर्श कर समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश की गई। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को मजबूती के साथ दोहराया। ठीक है, फेनी नदी के जल बंटवारे संबंधित 2011 में स्वीकृत अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने का जो अनुरोध है वह बांग्लादेश से भारत द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त दोनों देशों की साझा नदियों मनु, मुहुरी, खोवई, गुमटी, धरला, दुधकुमर के जल बंटवारे के लिए कार्य आगे बढ़ाने की सहमति दोनों पक्षों के बीच बनाई गई। आगे बात करते हैं। भारत की ओर से 109 एम्बुलेंस की सांकेतिक चाबी, कोविड-19 वैक्सीन की 12 लाख खुराक श्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को भेंट की। ठीक है, पारस्परिक सहयोग की कई परियोजनाओं का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन भी दोनों प्रधानमंत्रियों ने मिलकर किया। इसमें 3 बॉर्डर हाटों के अतिरिक्त, हाट जो होते हैं बॉर्डर मार्केट, छोटे छोटे से मार्केट होते हैं। ठीक है, गांव के लोग लगाते हैं, जो कि बॉर्डर पर दोनों साइड गांव होते हैं, उनके लोग ही इस बॉर्डर हाट में आके अपने सामान को बेचते हैं। ठीक है, तो इन 3 बॉर्डर हाटों के अतिरिक्त ढाका न्यू जलपाईगुड़ी के बीच नई यात्री ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को शामिल किया गया। इसको लगा लीजिए इम्पोर्टेंट। पूर्वोत्तर भारत के लोगों के लिए बांग्लादेश के चट्टोग्राम व सिलहट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के उपयोग की अनुमति बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने वार्ता में दी। बांग्लादेश के न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण करने का भारत ने स्वागत किया। वार्ता के पश्चात पारस्परिक सहयोग के 5 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। एनसीसी, खेल, आपदा प्रबंधन, ट्रेड रेमेडियन मेसर्ज के संबंधित समझौते इसमें शामिल हैं। तो याद रहेगा, अगली बार के लिए हमने इनको आमंत्रित किया है। ठीक है, याद रखेंगे। यानी श्री नरेंद्र मोदी ने जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, उन्हें अगले वर्ष 2022 में भारत की यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। इसके साथ आप चाहें तो याद कर सकते हैं 27 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी के अन्य कार्यक्रमों में गोपालगंज के ओरांगकंडी में मटुआ समुदाय के लगभग 300 धर्म प्रचारकों की बैठक को संबोधित किया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। इसके साथ आगे 6 दिसंबर, जिस दिन 1971 में भारत ने बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की थी, को प्रतिवर्ष मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और बांग्लादेश किस दिन मैत्री दिवस का आयोजन करेंगे, तो आपको याद रखना है 6 दिसंबर को। क्लियर हो गया? अगला टॉपिक है मिताली एक्सप्रेस। भारत व बांग्लादेश के बीच न्यू जलपाईगुड़ी, असम, ढाका के बीच एक नई यात्री रेलगाड़ी 27 मार्च 2021 से शुरू की गई। 27 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद ने वर्चुअल तरीके से दोनों देशों के बीच तीसरी रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, 10 बोगियों वाली यह रेलगाड़ी, जिसे मिताली एक्सप्रेस का नाम दिया गया, ढाका से भारत में न्यू जलपाईगुड़ी तक लगभग 511 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करेगी। क्लियर हो गया? आगे बात करें तो बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन सी अन्य 2 रेलगाड़ियाँ चलती हैं, तो पहले नंबर पर है, पहली जो ट्रेन थी वो कौन थी? मैत्री एक्सप्रेस थी। दूसरे नंबर पर बंधन एक्सप्रेस और तीसरे नंबर पर हो गई है मिताली एक्सप्रेस। आगे बात करते हैं फेनी नदी पर मैत्री सेतु। इसके बारे में पीछे हमने बात की है। भारत और बांग्लादेश के पारस्परिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक और पहल दोनों देशों के बीच फेनी नदी पर सेतु की स्थापना से हुई। फेनी नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहती है। 1.9 किलोमीटर लंबा यह सेतु भारत में त्रिपुरा के सबरूम जिले को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है, जिसे मैत्री सेतु का नाम दिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैत्री सेतु, इसको जोड़ता है, यह जोड़ता है भारत के त्रिपुरा के सबरूम जिले को बांग्लादेश के रामगढ़ से। इसकी लंबाई कितनी है? 1.9 किलोमीटर है। मैत्री सेतु किस नदी पर बना है? फेनी नदी पर बना है। ठीक है, इसका लोकार्पण 9 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वर्चुअली किया। इस पुल के निर्माण की लागत 133 करोड़ रुपए है। तो अमाउंट याद रखने की जरूरत नहीं है।
अब बात करते हैं ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2021 की। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 9 जून 2021 को जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2021 दुनिया भर के 140 शहरों का आकलन किया गया। दुनिया के बेहतरीन रहने लायक शहरों की सूची में इस बार बड़ा उलटफेर हुआ है। कोरोना के प्रभाव के बीच हुए आकलन में ऑकलैंड है अब लंदन जैसे शहरों से आगे निकल गया है। ठीक है, तो जिसने सबसे पहले जो अपनी रणनीति इस प्रकार की बनाई कि कोरोना से लड़ा जा सके और जो सबसे पहले कोरोना के प्रभाव से मुक्त हो गया उसी को शीर्ष रैंकिंग मिली है। तो इसमें शीर्ष रैंकिंग किसको मिली है आपको याद रखना है, न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड को। ठीक है, दूसरा स्थान किसे मिला है, जापान के शहर ओसाका को। क्लियर हो गया। सूची में सबसे नीचे अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका के शहर हैं। सूचकांक को तैयार करने में शोधकर्ताओं ने दुनिया भर के 140 शहरों का आकलन किया। इसमें स्थिरता, स्वास्थ्य, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, बुनियादी ढांचे पर स्कोर दिया गया है। मुख्य रूप से स्वास्थ्य को इसमें टारगेट किया गया। कोविड-19 के प्रभाव से मुक्त जो शहर थे उन्हीं को शीर्ष रैंकिंग मिली है। इस वर्ष सूचकांक में सबसे अधिक लाभ होनोलुलु अमेरिकी हवाई की राजधानी को मिला है। महामारी को नियंत्रित करने टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने में अपनी मजबूती प्रगति के बाद यह 46 स्थान के सुधार के साथ 14वें स्थान पर पहुंच गया है। वीना जो दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर था, इस बार वह अपने स्थान कितना गिर गया है, 11 स्थान गिरकर 12वें स्थान पर पहुंच गया है। तो बस मुख्य रूप से आपको टॉप याद रखना है। टॉप कौन है, न्यूजीलैंड का शहर ऑकलैंड, दूसरे नंबर पर जापान का ओसाका है। इतना याद रखेंगे सफिशिएंट है। सबसे अच्छा अगर किसी ने सुधार किया है तो किसने किया है, तो अमेरिका के एक शहर जो कि मुख्य रूप से जो हवाई है वहाँ की राजधानी होनोलुलु, उसने सबसे ज़्यादा सुधार किया है, 46 स्थान का सुधार किया है। याद रखेंगे। ठीक है, जो वीना जो हमेशा टॉप पे रहता है इस बार उसको 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला टॉपिक देखते हैं। अच्छा, अंतिम सबसे खराब अगर देखना चाहें, सबसे कम जो रहने योग्य शहर हैं तो वो कौन सा है, तो इसमें मुख्य रूप से बस आप सीरिया याद रखिए, सीरिया का दमिश्क याद रखिए, नाइजीरिया का लागोस याद रखिए। 2 याद रखेंगे सफिशिएंट है। आगे देखते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। 20 अप्रैल 2021 में फ्रांस स्थित संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा दुनिया के 180 देशों की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी की गई। विश्व प्रेस सूचकांक 2021 में जहां यूरोपीय देश नॉर्वे शीर्ष पर है, वहीं अफ्रीकी देश इरिट्रिया अंतिम 180वें स्थान पर, यानी टॉप किसने किया, टॉप किया है नॉर्वे ने, अंतिम स्थान मिला है इरिट्रिया को। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। नॉर्वे लगातार 5वें वर्ष इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है। इसके बाद फिनलैंड दूसरे, डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। सूचकांक में निम्नतम 4 देशों की रैंकिंग अगर देखें तो अंतिम स्थान पर इरिट्रिया है, फिर उत्तर कोरिया है, फिर तुर्कमेनिस्तान है, फिर चीन है। तो ये वही लिस्ट लिखी हुई है, आप चाहें तो देख लें। भारत का स्थान देखते हैं, भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो सूचकांक में 180 देशों में भारत को 142वें स्थान पर रखा गया है। पिछले वर्ष भी भारत की रैंकिंग समान थी, 142वीं थी। तो आपको याद रखना है इस वर्ष कौन सी है, 2021 में 142वीं है, 2020 में कितनी थी, 142वीं ही थी। क्लियर हो गया। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति देख लेते हैं। तो भारत के पड़ोसी देशों में भूटान को कौन सा स्थान मिला है, भूटान को मिला है 65वां, नेपाल को 106वां, अफगानिस्तान को 122। अफगानिस्तान जैसे देश को आप समझ सकते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से पता नहीं कैसे 122वां स्थान मिल गया, जबकि भारत को 142वां मिला है। म्यांमार को 140वां, श्रीलंका को 127, पाकिस्तान हमसे पीछे 145वां, बांग्लादेश को 152वां स्थान मिला है। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। चांडलर लिखा है, चांडलर नहीं पढ़ते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश में आप देखेंगे CHANDLER, इसको चांडलर पढ़ा जाता है। तो चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस सिंगापुर द्वारा 26 अप्रैल 2021 को जारी किया गया। दुनिया के कुल 104 देशों के सरकारी क्षमताओं और परिणामों के वर्गीकरण पर आधारित इस सूचकांक में शीर्ष स्थान यूरोपीय देश फिनलैंड को मिला है। तो आप देख सकते हैं शीर्ष 5 देश कौन से हैं, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, नीदरलैंड और डेनमार्क। ठीक है, तो फिनलैंड और स्विट्जरलैंड आप याद रखिए, फिनलैंड ने टॉप किया, दूसरा स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है। अंतिम स्थान किसको मिला है, तो अंतिम स्थान मिला है वेनेजुएला को, इसकी रैंक 104वीं है। भारत को 49वां स्थान मिला है, 49वां स्थान मिला है। भारत के पड़ोसी देशों में बात करें तो श्रीलंका को 74वां, ठीक है, पाकिस्तान को 90वां और
नेपाल को 92वां स्थान मिला है, 92वां स्थान मिला है। ठीक है, 7 स्तंभों पर आधारित है ये रैंकिंग। सूचकांक में भारत के अतिरिक्त अन्य ब्रिक्स देशों की स्थिति देखें तो चीन को 140वां स्थान मिला है और ब्राज़ील को 67वां, रूस को 48वां और दक्षिण अफ्रीका को 70वें स्थान पर रखा गया है। तो भारत की स्थिति किससे बेहतर नहीं है, तो रूस का जो है वो रैंक 48वां है, भारत का 49 है। रूस को छोड़ दें तो बाकी सब ब्रिक्स देशों से जो भारत का स्थान है, भारत की रैंकिंग है, भारत का स्थान है, वह काफ़ी सही है। ठीक है, चीन का देख सकते हैं 140 है और दक्षिण अफ्रीका का 70 है, जबकि ब्राज़ील का 67 है और भारत का कितना है 49 है। केवल रूस का बेहतर है 48 है। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। कल हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, हथियारों के व्यापार पर सिपरी रिपोर्ट 2021। तो आप लगातार जुड़े रहें, सभी जितने भी अब सेशंस आने हैं उनको जल्दी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। और पहली बात, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन की है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर इन सब जो लेक्चर्स हैं उनकी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसमें डेली क्विजेज होती हैं, इसके साथ आपको जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो वहाँ पर आपको सबसे जल्दी उपलब्ध करा दी जाती है। तो चलिए सेशन को यहीं एंड करते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।